ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर गैलीलियो दी गैलीली, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी। दूरदर्शी, ठीक है। ओके, बताओ, जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप खोजा था तो उसमें कौन से टाइप का लेंस लगा हुआ था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगा था, है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगा होता है। लेकिन आज के टाइम पीरियड में दोनों जो लेंस होते हैं, जहां से हम देखते हैं आंखों से, उसे हम क्या कहते हैं? आईपीस। आईपीस, नेत्रक, हिंदी में कहते हैं नेत्रक। नेत्रक। और जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक, हिंदी में अभिदृश्यक। अभिदृश्यक, ठीक है। हिंदी में अभिदृश्यक कहते हैं। ओके, उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूले बताए थे कि अगर इसमें पूछेगा कि भाई जो टेलीस्कोप है उसका पूरा लेंथ अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था कि L इज इक्वल टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकस ऑफ आईपीस। आईपीस, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या था? हमको पता है कि जो टेलीस्कोप होता है वो इमेज को बड़ा करके बताता है, यानी मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे। एक, जब इमेज, अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तब क्या था? माइनस ऑफ एफ ई एफ ओ अपॉन एफ ई। ओके, और तीसरा फॉर्मूला क्या था कि जब जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? एक 25 सेंटीमीटर यानी मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस पर हो, उसको हम लोग एमडी से रिप्रेजेंट करते थे। तब उसकी केस में फॉर्मूला क्या था? माइनस एफ ओ अपॉन एफ पी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। मैंने प्लस लिख दिया पहले, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ओके, ठीक है। तो हमने ये तीन फॉर्मूले देखे थे और इसके बेसिस पर हमने जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, है ना, कि टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो, अब इस पर हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे का कंसेप्ट बढ़ेंगे, क्योंकि हमको इसमें टेलीस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप को भी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ट्राई करो। कहता है कि एक खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की दूरी, अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के अभिदृश्यक की दूरी, अभिदृश्यक की दूरी तथा 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर है तथा एंड नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका यानी आईपीस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो आवर्धन, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कितना होगा? ट्राई करो। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा, हमारे पास पहले हम डेटा लिख लेंगे कि हमारे पास डेटा क्या क्या है, ठीक है। डेटा तो है हमारे पास, एक है एफ ओ यानी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस,
200 सेंटीमीटर, और फोकस ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर, और कहा है कि एम निकालो, एम निकालो। जब इसमें ये बिल्कुल ना कहा हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब हम नॉर्मली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है और उसके लिए माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन 5, है ना। अब देखो काटेंगे तो आ जाएगा 40 नेगेटिव में, यानी कि जो m आएगा वो -40 आएगा। क्या m की कोई यूनिट होती है? नहीं, m की कोई यूनिट नहीं होती है। इसमें नेगेटिव साइन क्या बताता है? इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और 40 बताएगा कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है। यानी अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर का होगा तो समझ लो उसका 40 गुना बनेगा उसका इमेज। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope has magnifying power of 10 in normal adjustment adjustment distance between objective and eyepiece is 22 centimeter. Calculate the focal length. Calculate the focal length of objective lens if the telescope is used to form image at least distance of distinct vision, then calculate its magnifying power. मैग्नीफाइंग पावर। चलो मैं इसको खुद सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का हमने सॉल्व नहीं किया है। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो ट्राई करना। ओके चलो तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भाई एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है 10, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर 10 दिया हुआ है। कह रहा है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस दे दिया है, मतलब क्या दिया है, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप 22 सेंटीमीटर दे दिया है। तो वैसी सिचुएशन में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हमें पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है।
उसके बाद कह रहा है कि अगर टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है कि जो इमेज बने वो एटलीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी वो 25 सेंटीमीटर वाली की बात कर रहा है, जो लीस्ट डिस्टेंस विजन होता है, लीस्ट ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस, उसकी बात कर रहा है। अगर वहां पर इमेज बनेगी तब वैसे सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो चलो पहले हम डेटा लिखेंगे। पहले चीज डेटा में सबसे पहले हमको तो पता चल गया कि भाई इसका दिया हुआ है मैग्निफिकेशन 10, m इज इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। उसके बाद और क्या दिया है लेंथ, है ना, 22 सेंटीमीटर लेंथ। l इज इक्वल टू क्या होता है, FO प्लस FV इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सॉरी 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद और इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर टेलीस्कोप बाद में अगर वो लीस्ट डिस्टेंस पर वो इमेज को बनाएगा, यानी d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो वैसी सिचुएशन में MD हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब जब डेटा मिल गया तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि क्या निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है दो। एक तो फॉर्मूला नॉर्मली 3 होता है, L इज इक्वल टू FO प्लस FP। दूसरा होता है M इज इक्वल टू माइनस ऑफ FO अपॉन FP। और तीसरा होगा M इज इक्वल टू माइनस ऑफ FO अपॉन FP ब्रैकेट में 1 प्लस FP अपॉन P, ठीक है। हाँ, अब देखो हमारे पास M है और L है। M और L के बेसिस पर अगर मैं M की वैल्यू रखूं और L में वैल्यू को पुट करूं तो हमें यहां से FO या FP की कुछ न कुछ वैल्यू मिल जाएगी। समझा रहे हैं? अगर वो वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को मैं इसमें पुट करके MD निकाल सकता हूं, है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये इस वाले हमको अल्टीमेटली तो निकालना ये है MD। हाँ, तो वो डायरेक्ट मिलेगा नहीं क्योंकि ना तो हमारे पास FO है ना FP है। लेकिन FO FP निकालने के लिए हमारे पास M का ये फॉर्मूला है और इस M के बेसिस में इस M वाले में ये M दिया हुआ है और टोटल लेंथ दिया हुआ है ना। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो पहले हम क्या करेंगे कि हमको पता है भाई कि M इज इक्वल टू माइनस ऑफ FO अपॉन FP होता है, ठीक है, माइनस ऑफ FO अपॉन FP होता है। ओके, अच्छा यहां पर ये -10 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन पावर ये हमेशा माइनस में रहता है जो मैग्नीफाइंग, क्योंकि हमको पता है एस्ट्रोनॉमिक जो टेलीस्कोप है उसमें इमेज हमेशा उल्टा ही बनता है। तो M की वैल्यू भले ही यहाँ पर नेगेटिव में ना दी हो, लेकिन जब हम वैल्यू लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो सारे के सारे किसमें आए हैं, नेगेटिव में आए हैं, है ना। हाँ, तो इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पर मैं जब 10 रखूंगा तो क्या रखूंगा, -10 इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FP। माइनस से माइनस कट गया और यहां पर 10 FP इज इक्वल टू FO, ये हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया नंबर 1। उसके बाद हमको L का फॉर्मूला पता है, टोटल लेंथ क्या होता है, FO प्लस FV। अब हमारे पास FO की वैल्यू है, यहां पुट कर दें, और L की भी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 22, यहां मैंने गलत लिख दिया, अरे ये मैंने क्या, मैं, हाँ सही है 22। ओके ठीक है, बरोबर। तो मैं L की वैल्यू अगर रखूं 22 इज इक्वल टू FO की जगह क्या रखूं, 10 FV प्लस FP। अब ये मिलकर कितने हो गए, 11 FP।
यहाँ चलते हैं, ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 11 एफ यानी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एफ मिल गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ मिल गया 2 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा, क्योंकि एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, उसमें से एफ मिल गया तो एफ कितना रहेगा 20, है ना। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू एफ प्लस एफ पी, ये हमारा है 22 इज इक्वल टू एफ प्लस 2 एफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, एफ और एफ पी दोनों मिल गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ एफ हो गया, एफ हो गया, डी पता है, एफ पता है। अब एम डी में अगर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। चलो कर देते हैं, सिंस एम डी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ पी 1 प्लस एफ पी अपॉन डी। ठीक है, अब देखो एफ ओ कितना है भाई 20, 20, ठीक है 20 और 2, ये हो जाएगा 1 प्लस एफ पी कितना आया है 2 अपॉन 25। यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा -10, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 प्लस 2 अपॉन 25, ये हो जाएगा माइनस ये 27 और अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -270 अपॉन 25। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बच जाएगा, काट लेंगे जो भी वैल्यू आएगी, लगभग 25 दहा में 250, है ना, -10.8। ठीक है, 10.8 ये एम डी, यानी कि जो इमेज रहेगा वो 10.8 अप्रोक्सीमेटली 11 गुना बड़ा रहेगा और इन्वर्टेड बनेगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इनवर्टेड बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल पूछता है उसमें क्या याद रखना है कि पहले ये लीस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है तो इसका मतलब समझ लो कि डी की वैल्यू वो दिया नहीं है, बट कह रहा है कि भाई इसमें ये है और इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। क्लियर, ओके। तो ये टेलीस्कोप क्लियर हो गया, टेलीस्कोप में कहीं कोई दिक्कत, दोनों टाइप के हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं, हम समझते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। देखो टेलीस्कोप में मैंने बताया था, मैं एक जस्ट क्विक रिवीजन देता हूं कि इसमें जो आई पीस होता है ये छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है ना। आई पीस ये स्मॉल होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस ये लार्ज होता है। ठीक है, लेकिन जो ये माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में चीजें उल्टी होती हैं। यहाँ पर जो आंखों से जिससे हम देखते हैं वो लेंस बड़ा होता है, लार्ज होता है, और जिससे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है ये लेंस स्मॉल होता है, पहला बेसिक अंतर समझ में आया टेलीस्कोप में। अब देखो जो टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, मैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बता रहा था अंतर, अभी हम माइक्रोस्कोप के बारे में समझते हैं। माइक्रोस्कोप बेसिकली 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, लेकिन अभी जो सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, तो हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म मतलब छोटे चीजों को देखने वाला। ठीक है, छोटी चीजों को हम अगर देख सके जो हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उन्हें एनलार्ज करके, बड़ा करके। माइक्रोस्कोप का भी काम वही होता है जो टेलीस्कोप का था। टेलीस्कोप दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाता था और माइक्रोस्कोप
पास की ही चीज को बड़ा करके दिखाता है। लेकिन दोनों में सिंपल सा पहला बेसिक डिफरेंस क्या था कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में जो आई लेंस होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्कोप नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, क्या फर्क होता है सिंपल और कंपाउंड में? तो देखो जो सिंपल होता है ना, हाँ, जो सिंपल है, जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ये सिंपल है। इसमें जहां आंख से देखते हैं ना वहां पर लेंस नहीं होता है, वहां पर नॉर्मली ग्लास रहता है। क्या रहता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेकिन जब कंपाउंड आएगा तो कंपाउंड में यहाँ ग्लास नहीं, यहाँ पर लेंस रहेगा। और कंपाउंड में बहुत सारी फैसिलिटी अलग से मिलती है। जैसे कि मैं अगर इसको नॉर्मली समझाने की कोशिश करूं तो पहले का जो टीवी होता था डब्बा वाला, ठीक है, पहले का ये टीवी, ये समझ लो तुम्हारा है सिंपल माइक्रोस्कोप का मॉडल। लेकिन आज के टाइम पीरियड का जो टीवी है ये स्लिम, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले के टीवी में क्या हम पेन ड्राइव लगा सकते थे? नहीं लगा सकते। क्या उसे टच कर सकते थे? मतलब टच स्क्रीन था वो? नहीं था। उसमें जो है वो कम स्पेस लेता था कि ज्यादा स्पेस लेता था। लेकिन ये सारी चीजें हमें जो आज के जमाने की टीवी है उसमें अधिक फैसिलिटी मिल रही है। टच स्क्रीन भी है, पतला भी है, ट्रांसपेरेंट भी है ना, हाई क्वालिटी इमेज दिखाता है। हर एक चीज के मामले में ये पुराने से एडवांस है। वैसे ही सिंपल भी जो कंपाउंड रहता है वो सिंपल के मुकाबले ज्यादा एडवांस रहता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं इसमें कि देखो ये है कंपाउंड में हमें यहाँ आई पीस में भी पहले लेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट नॉब रहता है। यहाँ पर जो बेस रहता है जहां पर हम किसी भी सैंपल को रखते हैं, चाहे ब्लड सैंपल हो या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, उस सैंपल को लाइट करने के लिए एलईडी लगा होता है या कॉनकेव मिरर लगा होता है जो आसपास की लाइट को इकट्ठा करके उस पर डाले ताकि जब हम यहाँ से आंख से देखें तो वो हमें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर हम सैंपल को रखते हैं उस सैंपल को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेंसेस होती हैं हर एक लेंस अलग अलग पावर का होता है, इनको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। कोई 10x का रहेगा तो कोई 100x का रहेगा तो कोई 25x का रहेगा। समझ में आया? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें फैसिलिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन सबसे अगर कहेगा कि सबसे जो बेसिक डिफरेंस क्या है कंपाउंड और सिंपल में, तो भाई यही है कि सिंपल में हम जो आई पीस होता है वहां पर सिंपल ग्लास लगा रहता है, लेकिन कंपाउंड में वहां पर लेंस लगा रहता है। समझ में आया? ओके, तो कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ये रफली तो पता चल गया होगा। ठीक है, ओके। अब यहां मैं दिखा देता हूं कि जो आज के टाइम पीरियड का है, जैसे बहुत एटॉमिक लेवल पर अगर हमें देखना है कि हमको पता है कि पूरी दुनिया किससे बनी है, एटम से बनी है। हर एक चीज में एटम, पेन हो, पेंसिल हो, खाना हो, हमारा शरीर हो, हर एक जगह एटम ही एटम है। तो उस एटम के अंदर अगर देखना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन हर एटम के ऊपर बाहर घूमता है, बाहर घूमते रहता है। तो सोचो वो कितना छोटा रहता है। अगर उसी इलेक्ट्रॉन को एटम के ऊपर बम्बार्ड किया जाए तो एटम से टकरा कर आएगा, है ना, टकरा कर आएगा और एक इमेज बना देगा। तो हमें वो एटम का भी इमेज दिखा सकता है। समझा कि नहीं? हाँ, तो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था या उसके इन्वेंटर कौन है? तो ये रुस्का और नॉल, ये दो नाम याद रखना। क्या? रुस्का और नॉल। ठीक है, रुस्का और नॉल। इतना क्लियर है? कहेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस चीज का बम्बार्डमेंट किया जाता है?
तो नाम ही से पता है इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाएगा। मतलब बम्बार्डमेंट का मतलब वो क्या चीज आती है जो जो टकरा करके इमेज बनाती है। तो नाम से ही पता है भैया इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये साइज में बड़ा होता है, ज्यादा पावर चाहिए रहता है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इतना आसान थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम कहीं से निकाल पाए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पावर चाहिए, तो काफी कॉस्टली आता है। ये जो है तुम्हें किसी इमेज को 100 गुना 1000 गुना, मतलब जितना इसकी कैपेसिटी रहती है, हर साइंटिस्ट जितना रिक्वायरमेंट हो उतने हिसाब से बनाया अपना, उस तरीके से ये एटॉमिक लेवल को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ओके। कहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप या नॉर्मली माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? सिंपल, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हुए थे ये जैनसिन। ठीक है, जैनसिन याद रखना, ये जैनसिन ने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज करी थी। नॉर्मली वो पूछता है इलेक्ट्रॉन वाले का, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो लेटेस्ट मॉडल के बारे में पूछता है। बट फिर भी याद रखना कि अगर पूछे कि सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी, तो जैनसिन ने। ठीक है, जैनसिन ने। इतना क्लियर है? ओके। अब जैसे हमने देखा था कि भाई जो टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप में इमेज हमेशा उल्टा बनता था, वैसे ही इस माइक्रोस्कोप में भी इमेज उल्टा ही बनता है। समझा? इमेज उल्टा ही बनता है। इतना क्लियर हुआ? और इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। तो चाहे टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत कुछ है, बस काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। टेलीस्कोप दूर की चीजों को दिखाता है बड़ा करके, और माइक्रोस्कोप पास की चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। बाकी काम इन लोग का वही है, मैग्नीफाइंग करना। ठीक है, ओके। अब चलो हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। इस माइक्रोस्कोप के मतलब माइक्रोस्कोप के बेसिस पर इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, बट टेलीस्कोप के बेसिस पर पूछ देता है। फिर भी हम यहाँ फॉर्मूला को याद रखते हैं। अच्छा, कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं? जैसे मैं सिंपल माइक्रोस्कोप भाई, क्या काम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का? तो वही मैग्नीफाइंग करना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? सिंपल वही जो हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं लेंस का, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। तो m इज इक्वल टू v अपॉन यू, ठीक है। ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट एट, मैं यहाँ m इंफिनिटी लिख दूं क्या? m इंफिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, और इसमें v क्या रहेगा? v रहेगा इमेज डिस्टेंस, वही जो पढ़ते आए हैं, इमेज डिस्टेंस। और u रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब दूसरी चीज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? मिनिमम ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस पर या लीस्ट विजुअल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, यानी md। तब वैसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? md क्या होगी? 1 प्लस d अपॉन f, 1 प्लस d अपॉन f। d क्या है? तो वही मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और f क्या है? तो लेंस का फोकस, समझ में आया? हाँ, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये दो इक्वेशन या दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, अब मैं जब इंफिनिटी बोल रहा हूं तो वो समझ में आता होगा कि भाई इंफिनिटी का मतलब क्या। हमने लेंस में भी पढ़ा और मिरर में भी पढ़ा कि हर लेंस और मिरर का एक फोकस पॉइंट होता है, फिर एक कर्वेचर रहता है, और ऑब्जेक्ट कर्वेचर से दूर हो जितनी, तो उसे हम कहते हैं वो इन्फिनिटी पर है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है वो
इमेज आगे बढ़ते जाता है। जैसे कि इन्फिनिटी पर अगर होता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनता है फोकस पर। फिर इन्फिनिटी से अगर कर्वेचर पर आता है तो ये भी कर्वेचर पर आ जाता है। उसके बाद कर्वेचर से फोकस पे जाता है तो ये जो है ये भी आगे चला जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी पर चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही फोकस और पोल के बीच में आएगा ये इमेज पीछे भाग जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद कहाँ ही जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जब मैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी बोलूं तो ये मत समझना कि अरे बाप रे बाप इन्फिनिटी पर कहाँ रहेगा, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था। ओके, चलो अब हम देख लेते हैं कि जो माइक्रोस्कोप रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसका क्या फॉर्मूला होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो इसमें दो लेंस लगते हैं, ठीक है, दो लेंस लगते हैं। तो इसके लिए जब हम एम निकालेंगे, एम मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तब उसका फॉर्मूला होता है वी ऑब्जेक्ट अपॉन यू ऑब्जेक्ट 1 प्लस डी अपॉन एफ पी, ठीक है, 1 प्लस डी अपॉन एफ पी। देखो सिंपल वाले में ये एम डी के लिए था 1 प्लस डी अपॉन एफ पी या एफ था नॉर्मली, क्योंकि उसमें आई पीस में तो था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि दो लेंस होता है, एक तो रहेगा आई पीस के पास और दूसरा रहेगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के पास। अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट वाला लेंस बड़ा रहेगा या आई पीस वाला। ऑब्जेक्ट वाला छोटा रहता है माइक्रोस्कोप में। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो जाएगा आई लेंस, ठीक है। तो एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, इसीलिए जब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा कि जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी इमेज बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से तो इमेज की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई, ठीक है, डी अपॉन एफ ई। ओके, ये इसमें नॉर्मल आता ही नहीं, ये शायद ये मैंने गलत किया, डी आ गया तो ये एट डिस्टेंस पे रहेगा, एम डी की वैल्यू रहेगी, ठीक है, एम डी की वैल्यू। और इसमें दूसरा क्या पूछेगा, अब जैसे ही दो लेंस आ गए तो इन दोनों लेंस के फोकस के बेसिस पर माइक्रोस्कोप का लेंथ पूछ देता है, लेंथ। तो लेंथ यानी एल, जैसे टेलीस्कोप का लेंथ पूछा था तो इसमें क्या हो जाएगा वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई। वी क्या है, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डिस्टेंस, और यू ई मतलब आई पीस का डिस्टेंस, आई पीस का डिस्टेंस। क्यों कि जो यहां से इमेज बनेगा, इस आई पीस से इमेज बनेगा, सॉरी इसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का, जैसे यहां पर मैंने कोई मकोड़ा रख दिया, ये फूल रख दिया तो ये फूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनेगा इस साइड, तो ये जो इमेज बना, इमेज ये इस आई पीस के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर इस आई पीस से हम जब देखेंगे तो कई गुना मैग्नीफाइंग होके हमें दिखाई देगा इमेज। इसलिए यहां पर क्या कहा है कि भाई ऑब्जेक्ट, ये जो वीओ है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां से जो इमेज बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसके बाद प्लस वही इमेज इस आई पीस के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी यू। इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से समझ में आएगा तो क्लियर है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, क्या लेता हूं मैं भी, वी हमेशा इमेज को बताता है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस
और ये हो जाएगा वही जो इमेज बना वो इसके लिए आई के लिए हो जाएगा, आई के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, ठीक है, आई पीस। ये समझ में आ गया। ये लेंथ का अगर हम इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमें जो माइक्रोस्कोप का लेंथ होता है, जैसे ये यहां से लेकर के यहां तक की ये वैल्यू मिल जाएगी। अमूमन ये वैल्यू फिक्स्ड होती है, हम सिर्फ आई जो कहते हैं आई पीस होता है उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। नॉर्मली ये जो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस ये भी फिक्स्ड ही होता है, इसको ज्यादा हिलाने डुलाने की परमिशन नहीं होती, नहीं तो अगर इसका सेटअप गड़बड़ हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें फिक्स दे देती है, लेंथ फिक्स दे देगा या ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस फिक्स दे देता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि यहाँ कंपटीशन में जैसे कि यूपीएससी वगैरह में यहाँ माइक्रोस्कोप से ज्यादा सवाल पूछता ही नहीं, बहुत रेयर ही पूछता है, कंसेप्ट पूछ लेता है भले ही कि क्या डिफरेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और कंपाउंड लेंस वगैरह में, लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद करके रखते हैं, क्या पता पूछ दे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो हमें एक कंसेप्ट और पढ़ना है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म हालांकि हमने पढ़ा हुआ है बट प्रिज्म से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछता है, तो उसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद हमारा लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे हमको पता है प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म का काम क्या होता है, क्या करता है प्रिज्म, जैसे हम यहाँ से लाइट टो करेंगे तो ये बाहर अलग अलग कलर में लाइट को निकालता है, मतलब डेविएट करता है ना, वर्ण विक्षेपण कहो, या इस तरीके से हमें 7 रंग मिलते हैं, विबग्योर मिलते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये प्रिज्म बनाया जाता है तो प्रिज्म बनाने के लिए भी इनमें कुछ एंगल डिसाइड किया जाता है, जैसे कि अमूमन जो प्रिज्म का हर एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। 60-60 अगर तीनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180, है ना, 6 दूनी 12 6 18। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो एक प्रिज्म जो अमूमन उसकी एंगल होती है वो 60 डिग्री का होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद ये जो लाइट यहां जानी चाहिए थी लेकिन वो अपने रास्ते से डेविएट हो गई, अपने रास्ते से डेविएट हो गई, यहां मुड़ने के बाद इधर जाता, लेकिन ये यहां से इतना डेविएट हो गई, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डेल्टा से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डेल्टा से, डेल्टा से। उसके बाद ये जो प्रिज्म रहेगा वो किसी न किसी मटेरियल का बना रहेगा, ग्लास। और हमको पता है कि जब हम लाइट पढ़ रहे थे तो हमने ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो, हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, है ना, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि किस मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड में कितनी कमी आएगी, है ना। जैसे पानी हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और था कि रेयरर मीडियम यानी हवा में से जब लाइट पानी में जाती है तो उसकी स्पीड कुछ अमाउंट में घट जाती है। अगर हवा में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो पानी में जाने के बाद हो सकता है 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए। वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बरोबर। और हमने अलग अलग माध्यम से अलग अलग फॉर्मूले के बेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी निकालना सीखा था। ठीक है, तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टी को मिलाकर एक प्रिज्म का फॉर्मूला बनता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस
डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, ये है प्रिज्म का फॉर्मूला। और इस प्रिज्म के फॉर्मूला के बेसिस पर देखो, नॉर्मली ये म्यू दिया रहेगा, और म्यू दिया नहीं रहेगा तो इशारों में बात कहा रहेगा, कहेगा कि किसी डायमंड का प्रिज्म बना है या किसी ग्लास का प्रिज्म बना है। तो ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होती है लोगों को, डायमंड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होती है, या नॉर्मली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिज्म का एंगल, ये भी दे देगा, है ना। ये डेल्टा पूछ देता है कि बताओ अगर प्रिज्म का एंगल इतना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो, तो उससे निकलने वाली लाइट कितनी डेविएट होगी, कितनी डेविएट होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से। तो इससे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो, जैसे न्यूमेरिकल में क्या कहता है, कहता है कि इफ अ प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ अ प्रिज्म हैज refractive index √2, refractive index √2 and angle 60 degree, and angle 60 degree, then find the angle of deviation, then find the angle of deviation। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा, डेल्टा निकालने के लिए कह रहा है वही। चलो ठीक है, हम पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमको पता चल गया, कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है √2, उसके बाद कहा एंगल दिया है 60 डिग्री, और कहा है कि डेल्टा निकालो, यानी एंगल ऑफ डेविएशन निकालो। तो हमको फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू की जगह क्या रखेंगे, √2 इज इक्वल टू साइन की जगह साइन, ए की जगह 60 प्लस डेल्टा हमें निकालना है अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए की जगह 60 डिवाइडेड बाई 2, फिर √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन 30। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है साइन 0, 30, 60, 45, 90, याद है ये सब। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि बताओ क्या मैं यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख सकता हूं, रख सकता हूं, लेकिन अभी रखूंगा नहीं, या रख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, मैं रख ही देता हूं, क्या फर्क पड़ा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, मैं सोचा था इधर मल्टीप्लाई करके फिर रख देता, तो मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ साइन 30, नहीं तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मल्टीप्लाई कैसे करें। साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2, अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख दूं, क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये √2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2। अब ये देखो, ये क्या है, √2 अपॉन 2। अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों करूंगा। 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2, ऊपर का ये कैंसल आउट, सॉरी, ये √2 2 हो जाएगा, और 2 होके ये इसको कैंसिल कर देगा, ये कर देगा 1/√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस
डेल्टा अपॉन 2। अच्छा एक बात बताओ, 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 45। तो साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा बाई 2। यहां से ये साइन, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, बरोबर। तो साइन साइन का एंगल सेम हो जाएगा, तो यहां अगर हम इक्वल करेंगे 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 20 डिग्री। 20 डिग्री, तो है ना 20 डिग्री, बरोबर। तो इस हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो ना। साइन 45 था, मैंने 40 लिख दिया क्या? ओके ओके ओके, 45 90 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 90, तो बच जाएगा 30। 90 90 अभी हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। इस तरीके से जो प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें याद रहना चाहिए क्या चीज, हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले मतलब कि वैल्यू होते हैं, अगर वो नहीं याद रहेंगे तो हम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यहां पर हमारा जो लाइट चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के बाद अपना मॉडर्न फिजिक्स, और पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।